रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ। ओके चलिए। ओके, क्यूरीज लॉ, हमने क्यूरीज लॉ में क्या देखा भाई? क्यूरीज लॉ में देखा था कि जब किसी फेरोमैटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां को पैरामेटिक सब्सटेंसेस हो जाते हैं, उसकी काई की वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। काई की वैल्यू इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जब उसको हीट करते हैं तो बिल्कुल आपने सही बोला था, एटॉमिक डाइपोल्स उसकी मोर रैंडमाइज हो जाता है, रैंडमाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कर जाता है और काई की वैल्यू भी डिक्रीज कर। ओके, सो the value of the chi is inversely proportional to the temperature, or we can say the value of the chi is equal to some constant T, and this constant C is called Curie constant. This is the Curie constant. Okay, this is the Curie constant. Also, हमने ये भी देखा था कि एक ऐसा टेम्परेचर also, या ऐसे लिखे, for a ferromatic substances, ferromagnetic substance, ferromatic material और substance, कुछ भी आप बोल सकते हो भाई। for a ferromatic material, बहुत सारे फेरोमैटिक मटेरियल है, हमने देखा था लिस्ट में, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सबकी एक अपनी क्यूरी टेम्परेचर भी है जिस टेम्परेचर पे वो पैरामेटिक सब्सटेंसेस बन जाते। तो फॉर अ फेरोमैटिक मटेरियल, इफ Tc be the क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट, क्या नाम है इसका भाई? क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट that is at which the temperature at which the ferromatic becomes the ferromagnetic material becomes paramagnetic material, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं Tc, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, या उस पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट को बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। ओके, is related to chi as follows. क्यूरी ने ये लॉ दिया था भाई, एज पर द क्यूरी उन्होंने काई की एक वैल्यू बताया कि काई कैन बी इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, क्यूरी कांस्टेंट, जैसे टी भाई यहाँ पे क्या था, सी अपॉन टी है, तो बस यहाँ पे टी और माइनस टी सी लिखना पड़ता है। काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। यहाँ पे टी इज द टेम्परेचर, यहाँ पे टी क्या भाई? टेम्परेचर। दिस टी इज ग्रेटर देन टी सी। जब किसी मेटेरियल को हम टी टेम्परेचर, where T should be an absolute temperature, T क्या भाई? Absolute temperature. T is the absolute temperature. Absolute temperature. एक absolute temperature है in Kelvin scale. In Kelvin scale. तो हम काई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल जाएगा, या काई की वैल्यू मालूम हो तो हम उसकी टीसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। C इक्वल टू इस रिलेशन से अब मल्टीपल
रिलेशन है यहाँ पे, यहाँ से बहुत कुछ मालूम हो सकता है। Either we can get the value of the chi, कोई टेम्परेचर T मालूम हो तो C is the Curie constant, C again the Curie constant as usual। C क्या है भाई? Curie constant। पहले C था, अलग अलग कांस्टेंट भी हो सकता है, C डैश, सबकी अपनी एक Curie constant होती है। C डैश हो सकता है, C हो सकता है, C लिख सकते हैं, C is T minus GC। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे माइंड में रखिए। Is it okay? Picture clear? Yes, sir. ठीक। Picture clear? Yes, sir. Okay. वही प्रकुल आया नहीं आज, बारिश तो हो नहीं रही। ये अगमप्रीत और जशन यहाँ भी नहीं है और ऑनलाइन भी नहीं है, कहाँ गया भाई प्रकुल? सर पता नहीं, वो कह रहे थे ऑनलाइन लगाएंगे। हाँ ऑनलाइन तो ज्वाइन किया नहीं उसने, हाँ भी नहीं। सर ऑफलाइन कोई आया है? कोई नहीं है, अकेले हूं मैं। बस आपको क्लास कंटिन्यू करना था, इसलिए क्लास होना चाहिए। कल भी आपका ऑफ हो गया था, आज तो होना चाहिए नहीं। मौसम तो बढ़िया था, अच्छे मौसम थे, आने वाला मौसम था, जो यहाँ पे रहते हो आराम से आ सकते। बारिश नहीं है, बस अच्छा है मौसम, गुड वेदर बोलते हैं इसको। नहीं बोलते क्या? चलिए ठीक, ओके, नोटेड, नोट हो गया भाई। ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गिवन होंगे क्वेश्चन में। समटाइम्स इसको सी से, सी डैश से भी इंडिकेट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, सी हो या सी डैश हो, इट डज नॉट मैटर, एक ही बात है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट क्यूरी टेम्परेचर होता है। अब जैसे कुछ फेरोमैटिक सब्सटेंसेस का लिस्ट देखते हैं हम। हमारे पास है फेरोमैटिक सब्सटेंस, और हम उसकी एक टीसी की वैल्यू को देखते हैं कि भाई आपकी टीसी की वैल्यू क्या है, देखते हैं। मतलब किसी फेरोमैटिक सब्सटेंसेस को कितने टेम्परेचर तक आप हीट करोगे तो वो पैरामेटिक सब्सटेंस जैसा बिहेव करेगा। तो कुछ खास दो तीन देख लेते हैं। आयरन, कोबाल्ट, आपके बुक में भी गिवन है चार्ट बना करके। निकेल, कई है, आयरन कोबाल्ट निकेल से समझ में आ जाएगा। आयरन आयरन का है 1043 केल्विन टीसी। कोबाल्ट का है 1394 केल्विन। कोबाल्ट को अगर 1394 केल्विन तक आप हीट करोगे तो कोबाल्ट फेरोमैटिक सब्सटेंस नहीं रहेगा भाई, वो पैरामेटिक सब्सटेंस बन जाएंगे। ये इनकी टीसी की वैल्यू। और निकेल को 631 टेम्परेचर तक अगर हम केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे तब निकेल जाकर करके पैरामेटिक सब्सटेंसेस बनता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर हमने देखा था। परमेबिलिटी देखा था हमने, परमेबिलिटी
हमारे पास एक और रिलेशन है परमेबिलिटी को लेकर के। हो गया डन। ओके, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर करके जहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आमतौर पे इससे काफी हल्के फुल्के ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, एक ही होता है। आइए एक इंपॉर्टेंट परमेबिलिटी पे एक रिलेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। परमेबिलिटी म्यू and magnetic susceptibility chi। किसका? फोरो मैटेरियल, फोरोमैटिक मैटेरियल, मैटेरियल बोलो, मैटिक मैटेरियल बोलो, फोरोमैटेरियल। ओके भाई, ये रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू किसी मेटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी अगर म्यू है और उसकी उसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई है, तो दोनों में क्या रिलेशन है? तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 plus chi। This is a relation. Mu is equal to mu naught 1 plus chi. It is a relation. Mu is equal to mu naught 1 plus chi. ये दोनों सेम मेटेरियल से रिलेटेड है। both for the same material. Both for the same material. है ना? और mu naught तो permeability of the free space, या ऐसे बोल सकते हो mu upon mu naught is equal to what? Relative permeability also, जिसे हम बोलते हैं mu relative permeability। इट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है भाई? तो ओके, इट इज 1 प्लस का, इट इज 1 प्लस का। फ्री स्पेस के मुकाबले में किसी मटेरियल का परमेबिलिटी क्या है उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज 1 प्लस काई ऑफ द मटेरियल। सेम मटेरियल के ये दोनों ही यूज करते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं ना, कहीं पे हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सोलोनाइड है, तो ये सोलोनाइड है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा। सोलोनाइड ने अपने करंट आई की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है भाई इसके अंदर में? तो आता है B इज इक्वल टू, अगर ये इसके अंदर में एयर हो, हम इसको बोलते हैं एयर कोर्ड सोलोनाइड, मतलब इसके अंदर में एयर है भाई, तो आ जाएगा म्यू नॉट NI। और इसके अंदर में सपोज इसी सोलोनाइड के अंदर में अगर हमने कोई मैटेरियल रख दिया, कोई एक ऐसा मैग्नेटिक मैटेरियल रख दिया, कहां थे भाई जेसन? अगर मैंने इसमें कोई एक ऐसा मैटेरियल रख दिया, तो एक मीडियम रख लेते हैं, इसमें एक मैटेरियल फिल कर देते हैं ना, मैटेरियल इज फिल्ड, मैटेरियल इनसाइड। हमने इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं, पहला ये जो है इसको बोल सकते हैं एयर कोर्ड सोलोनाइड, और दूसरे को बोल सकते हैं B और मैटेरियल कोर्ड, और material is inserted inside the solenoid, inside the solenoid। And permeability of the material is mu and its chi, and susceptibility is chi। Mu is the permeability of the material। मेटेरियल कैसा है? एक मेटेरियल इज इंसर्टेड, मेटेरियल ऑफ म्यू एंड काई। एक मेटेरियल का परमेबिलिटी क्या है? म्यू है, और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है भाई? काई है।
उस मेटेरियल को इसके अंदर में रख दिया, तो बोलूंगा भी इसके अंदर में कितने फील्ड है, तो इसका फील्ड की वैल्यू अब हो जाएगा डिफरेंट। क्या हो जाना चाहिए भाई, बी इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू एन आई, ऐसा ही आएगा ना। अब तो ये वाला टर्म आ गया, म्यू एन आई आ गया, इसके अंदर में आ गया। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इस म्यू की जगह पे कुछ लिखना चाहूं, काई के फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस इट कैन बी इक्वल टू, म्यू कैन बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट 1 प्लस काई इनटू 1, ऐसा हो सकता। म्यू एंड काई, यहीं पे लिख लो, मटेरियल यहां पे लिख लो, यहां पे नोट कर लें, मटेरियल हैविंग मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई। Is it okay? The material, ये जो मटेरियल है, the material of magnetic permeability mu and magnetic susceptibility का, ऐसे बोल सकते हैं। जब एयर कोड है तो इसके अंदर में क्या फील्ड है भाई, बी म्यू नॉट एन आई। जब कोई मेटेरियल आ गया तो क्या फील्ड हो गया, म्यू एन आई। लेकिन म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट 1 प्लस आई। तो अच्छा, एन भी तो है यहाँ पे, एन आई। ये पूरा का पूरा टर्म किसके लिए है भाई, ये पूरा कंप्लीट टर्म किसके लिए है, म्यू के लिए, इसके लिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप ये माइंड में रखिएगा, सेट कीजिएगा, ठीक है। आगे तो हमने देखा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए 1043 केल्विन, कोबाल्ट के लिए 1394 केल्विन, निकेल के लिए 631 केल्विन। म्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। या रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो सकता है भाई, इट इज 1 प्लस काई, 1 प्लस काई इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाता है, कभी समटाइम्स इसकी डायमेंशन वगैरह पूछ जाता है, 1 प्लस काई की डायमेंशन क्या है, 1 प्लस काई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस काई की डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई, डायमेंशनलेस। व्हाट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव मतलब जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जस्ट रेशियो, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन नो यूनिट, नो डायमेंशन नो यूनिट। क्यों भाई, क्योंकि ऐसे भी काई इज आल्सो द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सिंपली द रेशियो ऑफ आई एंड एच। आई का यूनिट वही होता है जो एच का यूनिट होता है, दोनों एडिशन के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है भाई, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन बताओ कुछ। हाँ ये होता है आई इज इक्वल टू काई एच, यस आई इज इक्वल टू व्हाट इज द काई, आई अपॉन एच, है ना, ऐसे दोनों सेम ही होते हैं। हमारे पास वो भी रिलेशन है, और हमारे पास क्या रिलेशन है भाई, हमारे पास रिलेशन है बी नेट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू आई प्लस एच। देखो तो दोनों ऐड किया हुआ है, हम सेम सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम है, बोथ हैव द सेम यूनिट, आई एंड एच हैव सेम यूनिट, सेम यूनिट है भाई, सेम यूनिट, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। और डायमेंशन यूनिट वही है जो बी नेट यानी कि बी अपॉन म्यू नॉट का होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 1 अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट हटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस था सपोर्टिंग के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब माइंड में रखना है भाई आपको, ये सब रिलेशन जैसे भी।
अब हम एक ग्राफ को पढ़ेंगे कि हिस्टैरिसीस लूप को देखेंगे। हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैग इन इफेक्ट, लैग इन इफेक्ट। हिस्टैरिसीस लूप मींस लैग इन इफेक्ट। देखते हैं ग्राफ किसके लिए है। इट इज द ग्राफ प्लॉटेड फॉर अ फेरोमैटिक मटेरियल। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में, पूरे डिटेल स्टडी करते हैं इसको। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, हम फेरोमैटिक मटेरियल के बारे में ही बहुत कुछ समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फेरोमैटिक मटेरियल है, तो उस फेरोमैटिक मटेरियल को अगर हम हीट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है भाई, हम इसको हीट करते हैं तो पैरामेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेवियर शो करने लगता है। इसकी काई की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। इसकी टेम्परेचर जैसे इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, काई की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। तो ये किस बात का है? हाँ, हमने ये भी देखा था कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी आई की जो वैल्यू है वो एच पे डिपेंड करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो आई की वैल्यू भी कम होगा थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है कि जितने भी इसके एटॉमिक डायपोल्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए। अभी हम उसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाता हूं। ये हो गया डन। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। आई और एच के बीच का रिलेशन काई भी बताता है, और यहां भी हम देखेंगे हिस्टैरिसीस लूप में आई और एच के बीच का रिलेशन देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। ग्राफिकल प्लॉट करते हैं। इट इज अ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन या ग्राफिकल एनालिसिस बिटवीन I and H, I and H, I and H। हिस्टैरिसीस लूप किसको शो करेगा भाई? ग्राफिकल एनालिसिस बिटवीन I and H। देखते हैं कैसे। हम इधर रखते हैं I, इधर रखते हैं H। ऐसे मैं एक ग्राफिकल प्लॉट बनाऊंगा। यहाँ पे ये I है, इधर H वेक्टर है। ओके, ध्यान से समझिए। सपोज करो कि हमारे पास ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें ये एटॉमिक डायपोल्स है जो ऐसे रैंडमाइजेशन किया हुआ है। अब मैं इसमें अब मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब क्या है? किसी एच में रख दिया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही इंडिकेट कर रहा है। सबको बिल्कुल क्लियर है कि ये किससे रिलेटेड है भाई? दिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई? रिलेटेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये आई किससे रिलेटेड है भाई? इट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड, है ना, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, उससे रिलेटेड है ये आई। Any doubt, Jason? No, sir. Okay. So भाई I is related to magnetic material and H is related to the external magnetic field. क्लियर है? तो भाई देखो, अगर मैं इस ये मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास है, इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, छोटा सा मैग्नेटिक
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं, कम वैल्यू वाला, लेस वैल्यू वाला एज, तो क्या होगा भाई, इनकी रैंडमाइजेशन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। अब थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से अलाइन हो जाएगा, थोड़ी बहुत अलाइन हो जाएगा, थोड़ी ऐसे हो जाएंगे, कुछ आई की वैल्यू आ जाएगा, मैं छोटा सा वैल्यू रखूंगा। तो अगर मैं इस एज की वैल्यू को बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है, ये पूरी तरीके से अलाइंड हो सकता है। जैसे इसे एज इंक्रीज कर दूंगा, ये इसकी अलाइनेशन पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में बढ़ते चली जाएगी। हम इसको ऐसे देख ले, ये है एटॉमिक डाइपोल, पहले ऐसे है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, इसकी जो इंक्लिनेशन है उतना ही ज्यादा होने लगेगा, ये वाली इंक्लिनेशन है कि नहीं। तो क्या हम अब इसकी वैल्यू को कम करूंगा, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करूंगा तो वैसे वैसे ये फिर से वापस जाने लगेगा क्या, ऐसे ऐसे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। इसी के बीच का ग्राफ है, देखो, जब हम एज की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं तो इसका अलाइनमेंट बढ़ने लगता है एज के तरफ, और एक समय आएगा जब ये पूरी तरीके से अलाइन हो जाएगा, फिर आप कितना भी एज की वैल्यू बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भाई ये तो सीधा हो चुका है। अब कितना फोर्स लगाओगे, अब कितने कितने फील्ड लगाओगे, इसको फील्ड और फोर्स एक ही बात है। इसको हम फोर्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि हाँ, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो थोड़ा सा सीधा हुआ, ज्यादा फोर्स लगाया तो बिल्कुल सीधा हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा भाई, ये तो पूरी तरह से सीधा हो चुका है, कंप्लीटली अलाइंड हो चुका है। अब आप कितना भी एच की वैल्यू दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? इज इट ओके? ओके, Yes, sir. अब हम इसकी एच की वैल्यू को थोड़ा सा कम करते हैं, अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम कम करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू भी इंस्टेंटली ये भी फिर से वापस जाने लगेगा क्या रैंडमाइजेशन में? तो भाई ऐसा नहीं है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप इसकी वैल्यू को कम करोगे तुरंत से भी इफेक्ट डाले, ऐसा नहीं होता है। होते हैं कुछ कुछ में, होते हैं कुछ कुछ में नहीं होते हैं। एक मिनट थोड़ी सी, ओके, हम जैसे जैसे एज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हो भाई। पहले यहाँ पे क्या है, एज की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कुछ एज की वैल्यू है थोड़ी सी रन में, आई की वैल्यू कुछ आया है ना, बोल सकते हैं आई की वैल्यू कुछ आया है यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ डायग्राम। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं भाई, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ा दिया, पूरी तरीके से पूरा हो गया है ऐसे, ये जो आई की वैल्यू है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये एरो मार्क आई को दिखा रहा है, और ये जो एरो मार्क है ये एच को दिखा रहा है, मतलब एच भी बढ़ गया तो आई भी बढ़ गया, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गए तो आई भी बढ़ गया, देखो पूरी तरीके से इसको अलाइन कर लिया। तो हम इसकी ग्राफ बनाते हैं, जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को, जब कुछ नहीं है तो 0 है, आई की वैल्यू बोलेंगे कि भाई 0, आई की वैल्यू अभी क्या है 0 है, एच की वैल्यू 0, आई की वैल्यू भी 0 है, तो ये रहा पॉइंट। अब थोड़ी सी एच की वैल्यू बढ़ाओ तो देखिए कि आई की वैल्यू भी बढ़ गया, थोड़ी और बढ़ा दो तो थोड़ी सी और बढ़ गया, है ना। तो ऐसे एक समय ऐसा आएगा जब कितना भी एच की वैल्यू बढ़ाओ आई की वैल्यू उतना ही रह जाएंगे, सेम रह जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, ये मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। अब और एच बढ़ाओ तो यहीं पे रहेंगे, इसी लाइन पे रहेंगे। तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है ऐसे। अब आप एच कितना भी इंक्रीज क्यों नहीं कर लो, आई की वैल्यू उतना ही रहने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरीके से लाइन हो चुका है भाई, है कि नहीं? इज इट ओके? अब हम करते हैं कि नहीं, अभी इस एच की वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं, तो एच की वैल्यू को जब हम डिक्रीज करेंगे वापस, तो भाई आओ अब एच की वैल्यू को डिक्रीज करो, तो मैं डिक्रीज करूंगा तो मालूम चल गया कि कुछ कुछ आई पूरी तरीके से अब ऐसा नहीं होता है, सेम पाथ को रिपीट नहीं करता है, आई बचे रह जाते हैं। इवन जब हम एच की वैल्यू 0 कर लेंगे ना, तब भी इसके पास कुछ ना कुछ बचे रह जाते हैं, मतलब ऐसे आ गया ये ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, वापस आ रहा है ऐसे, जाने में ऐसे, और जब एच की वैल्यू 0 हो गया ना, तब फिर भी आई की वैल्यू कुछ रह गए, यहाँ पे आई मैक्सिमम था,
ये हमें मैक्सिमम आई मिल गया था यहाँ पे, ये आई मैक्स हमें दिख रहा था यहाँ पे, कुछ आई बचा गया। तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई इसको पूरी तरीके से आई की वैल्यू 0 कब होगा, पहले तो आई की वैल्यू 0 था, तो y को 0 वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, h को अपोजिट करना पड़ेगा, रिवर्स h डालना पड़ेगा, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा, ये इधर आएगा रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, इधर रिवर्स h हो जाता है, हम रिवर्स करना पड़ेगा, अपोजिट करने पड़ेंगे। तो एक समय ऐसे आएगा जब h की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एज पे आकर के इसकी जो i की जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है इस एज पे। जब एज की वैल्यू 0 हो तो जितना आई बचते हैं ना इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, क्या बोलेंगे इसको, रिटेंटिविटी आर। और जिस एज पे, जिस रिवर्स एज पे आई की वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं कोएरसिव, कोएरसिव फोर्स, कोएरसिव, इट इज द कोएरसिव फोर्स भी बोल सकते हैं, इज द कोएरसिव पॉइंट सी, इट इज द कोएरसिव पॉइंट सी। तो ये डायग्राम ऐसे बन गया, ऐसे आ रहा है, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं हम और एज, अभी हमने एज को और नेगेटिव में लेकर के आओ, इधर लेकर के आओ, तब ये आई की जो वैल्यू है ना वो आई भी अब अपोजिट में हो जाएगा, मतलब इसका अब ये जो अलाइनमेंट जो ऐसे था अब अलाइनमेंट अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट लग गया। तो इस चीज को हम यहाँ पे दिखाएं, इस जगह पे इसका डायग्राम क्या होगा, ये बिल्कुल रैंडमाइजेशन हो गया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ ऐसे हो गया, आई की वैल्यू 0 हो गया भाई, आई की वैल्यू 0 हो चुका है यहाँ पे, लेकिन एच की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव एच में, और किसी डिफरेंट पॉइंट पे जाने पे क्या होगा, अब ये अपोजिट, इसके बाद ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ अलाइनमेंट शुरू हो जाएंगे, जब एच नेगेटिव में आ जाएगा डिफरेंट एच, तो एक डिफरेंट एच हमारे पास आने वाला है, और फिर ऐसे ग्राफ बनेंगे, फिर ऐसे ग्राफ बनेंगे,